ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की भीषण जंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुहाने तक पहुंच गई, क्योंकि दुनिया भर में तेल सप्लाई के इस सबसे अहम रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछाने का आरोप लगाते हुए अमेरिका ने ईरान के 16 जहाजों को तबाह करने का दावा किया। इस बात की जानकारी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी, लेकिन हॉर्मूज गलियारे तक पहुंच चुकी जंग की आग के बाद मानो ईरान और ज्यादा भड़क गया। ईरान ने पूरी दुनिया को चेतावनी दे दी कि उसकी इजाजत के बिना इस रास्ते से तेल की एक भी बूंद नहीं जा सकती। ईरान ने इसी के साथ दुनिया भर के देशों को आगाह किया कि पूरी दुनिया कच्चे तेल की कीमत $200 प्रति बैरल देखने के लिए तैयार रहे। मतलब ईरान ने साफ संदेश दे दिया कि वो इस जंग में इतनी आसानी से हथियार डालने वाला नहीं है। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया कि ईरान पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी समंदर के इस रास्ते को बारूद से पाटने की तैयारी में था। और ट्रंप के मुताबिक जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि किसी भी तरह ईरान को समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने से रोका जाए। और खबरों के मुताबिक अमेरिकी फौज ने बिना वक्त गंवाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान की नावों और जहाजों को निशाना बनाकर हमला बोल दिया। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि हॉर्मूज गलियारे में उसने एक या दो नहीं बल्कि 16 नावों जहाजों को तबाह कर दिया। अमेरिका की फौज ने यह भी दावा किया कि उसने ईरान के जिन 16 नावों को डुबोया वो समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने में जुटी थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें अमेरिका की वायुसेना समंदर में ईरान के जहाजों पर बम और मिसाइलें गिराती दिखी। जो बोट्स जो हैं जो माइंस डालते हैं वो छोटे बोट्स होते हैं। और अमेरिका ने एक वीडियो रिलीज़ किया है, सेंटकॉम ने, अमेरिकन ने के फोर्सेस ने, कि तकरीबन 16 बोट्स जो हैं, 16 बोट्स अमेरिका ने मारे हैं जो माइन वाले बोट्स हैं। हॉर्मूज गलियारे में हमला करके ईरान के 16 जहाजों को डुबोने का दावा करते हुए ट्रंप ने यह ऐलान भी कर दिया कि आगे भी इस तरह के हमले जारी रहेंगे। यानी साफ हो गया कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई का दायरा सिर्फ जमीन या आसमान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समंदर की लहरों पर भी बारूद बरसना शुरू हो गया। और पूरी दुनिया में तेल और दूसरे सामान की सप्लाई का सबसे अहम समुद्री रास्ता जंग का नया मैदान बन गया। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट मिलने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी थी कि अगर समंदर में बिछाई गई बारूदी सुरंगें तुरंत नहीं हटाई गई तो अमेरिकी फौज ऐसी कार्रवाई करेगी जैसी पहले कभी किसी ने देखी नहीं होगी। हालांकि ईरान की तरफ से न तो ट्रंप की चेतावनी पर कोई प्रतिक्रिया आई, न ही 16 जहाजों पर हुए हमले पर ही कोई पलटवार किया गया। लेकिन ईरान की IRGC सेना ने यह ऐलान जरूर कर दिया कि जंग के दौरान वो दुश्मनों का 1 लीटर तेल भी इस रास्ते से नहीं गुजरने देगी। खबरों के मुताबिक ईरान ने जंग के दौरान चुपचाप अपने तरीके से रणनीति बदलते हुए न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा किया, बल्कि जहाजों का रास्ता रोकने के लिए समंदर के पानी में बारूदी सुरंगें बिछानी शुरू कर दी। लास्ट 24 आवर्स में लगता है कि ईरान ने ऑलरेडी बहुत माइंस डाले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, पानी के सरफेस लेवल में पानी के नीचे भी, और बिल्कुल बॉटम ऑफ द ओशन के भी माइंस डाले। समुद्र में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगों को नेवल माइंस कहा जाता है। असल में ये समुद्र के अंदर छिपाए गए शक्तिशाली बम होते हैं, जिनका मकसद दुश्मन के जहाजों, पनडुब्बियों और नौसेना के बेड़ों को तबाह करना होता है। और इसे और ज्यादा आसान तरीके से समझे तो इस जैसे गाड़ियों को तबाह करने के लिए जंग के मैदान में या नक्सली इलाकों में जमीन खोदकर लैंडमाइन बिछाई जाती है, ठीक उसी तरह पानी के अंदर जहाजों को उड़ाने के लिए जगह जगह नेवल माइन बिछाई जाती है या उनका जाल बिछाया जाता है। समंदर में तैरने वाले बड़े बड़े जहाजों, पनडुब्बियों और युद्धपोतों को तो कई बार पता भी नहीं चलता कि उनके रास्ते में घातक बारूदी जाल बिछा हुआ है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक समंदर में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें आमतौर पर 3 तरह की होती हैं। पहले तरह की बारूदी सुरंगें समुद्र के तल से एक जंजीर और भारी वजन के सहारे बंधी होती है, यानी वजन वाली चीज तलहटी में रहती है और बम पानी के बीच में तैरता रहता है। और जैसे कोई जहाज इसके करीब से गुजरता है, इसके निचले हिस्से से टकराकर वो फट जाती है। दूसरी तरह की नेवल माइन को सीधे समुद्र के तल पर यानी बिल्कुल तलहटी पर रखा जाता है। इसी वजह से इन्हें रेडार से पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है। इन बमों को खासतौर से पनडुब्बियों को तबाह करने के लिए लगाया जाता है। तीसरी तरह की नेवल माइन को समंदर के बिल्कुल ऊपर लगाया जाता है, पानी की सतह पर लहरों के साथ साथ तैरती रहती है। इन्हें सबसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये किसी भी जहाज से टकरा सकती है।
यानी जहाजों के लिए ये बारूदी सुरंगें मौत का जाल साबित हो सकती हैं। खबरों के मुताबिक ईरान के पास करीब 5000 नेवल माइन का जखीरा है, यानी हजारों बम ऐसे हैं जो जहाजों से टकराने पर सिर्फ फटते ही नहीं बल्कि उनमें ऐसे सेंसर लगे हुए होते हैं जो जहाजों के इंजन या प्रोपेलर की आवाज को सुनकर एक्टिवेट हो जाते हैं। प्रोपेलर हर जहाज में लगा एक बड़ा सा पंखा होता है जो पानी को पीछे धकेलता है और जहाज को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसके चलने पर तेज आवाज होती है। ईरान के पास मौजूद कुछ बारूदी सुरंगों में तो ऐसे सेंसर लगे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, जो पानी के प्रेशर यानी दबाव में बदलाव होते ही फट जाते हैं। मतलब भारी भरकम जहाजों के गुजरने पर पानी के प्रेशर में जो बदलाव होता है वो उसे महसूस कर लेते हैं और फट जाते हैं। जबकि कुछ बारूदी सुरंगों में चुंबक लगे हों और वो पानी के अंदर लोहे के जहाजों से चिपक कर विस्फोट कर देते हैं। नेवल माइंस को कई तरीकों से समुद्र में बिछाया जाता है। इन्हें युद्धपोत से गिराकर, पनडुब्बियों के जरिए, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से समुद्र में गिराकर लगाया जा सकता है। और अमेरिका ने दावा किया कि ईरान ने अपने जहाजों की मदद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के एक बड़े हिस्से में बारूदी सुरंगें बिछा दी। जंग शुरू होने के बाद से ही ईरान इस समुद्री गलियारे पर पाबंदी लगा चुका है, रोक लगा चुका है। उसके सैनिकों ने वहां से जहाजों का आना जाना लगभग बंद करवा दिया। अमेरिका ने दावा किया कि जंग का दायरा बढ़ने के बाद ईरान ने हॉर्मूज गलियारे को बारूदी सुरंगों से भर दिया। अभी ईरान का जो मेथड है वो शिफ्ट हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इधर माइंस भी लगा सकते हैं। दिस इज़ द न्यू टैक्टिक फ्रॉम ईरान के माइंस पानी में डालेंगे और जब कोई टैंकर फिर आगे चलेगा उधर एक्सप्लोजन हो सकती है। माना जा रहा है ईरान जंग के इस माहौल में हॉर्मूज गलियारे के जरिए पूरी दुनिया की ऊर्जा जरूरतों पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेना चाहता है ताकि वो अमेरिका को झुका सके, क्योंकि हॉर्मूज गलियारा वही रास्ता है जहां से खाड़ी देशों का ज्यादातर तेल पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। फारस की खाड़ी में मौजूद सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे तेल उत्पादक देशों के टैंकर इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचते हैं। लेकिन हॉर्मूज गलियारे पर कब्जा करके बैठी ईरान की आईआरजीसी सेना ने वहां पहरा और सख्त कर दिया। नतीजा यह हुआ कि करीब 1000 से ज्यादा जहाज वहां अटक गए हैं। इनमें 200 से ज्यादा तेल से लदे जहाज बताए जा रहे हैं। इन जहाजों पर काम करने वाले अलग अलग देशों के 20,000 से ज्यादा कर्मचारी भी फंस गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। खबरें तो ये भी आई कि ईरान ने कुछ जहाजों पर मिसाइलों से हमले भी किए। लास्ट 24 आवर्स में हमने देखे इधर तकरीबन 3 या 4 अटैक्स हुए हैं। इरानियन मिसाइल के अटैक्स वेसल्स पे, शिप्स पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। तकरीबन 1000 शिप्स वेट करे हैं। बताया गया कि ईरान ने उन जहाजों को निशाना बनाया जिन्होंने अपने रडार सिस्टम को बंद करके, लाइटें बंद करके रात के अंधेरे में चोरी छिपे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करने की कोशिश की। यानी ईरान ने समंदर के इस सबसे अहम रास्ते पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। माना जा रहा है ईरान ऐसा करके दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाना चाहता है ताकि अमेरिका और इजरायल हमले बंद करने के लिए मजबूर हो सकें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया से रोजाना 150 से ज्यादा जहाज गुजरते थे, लेकिन ईरान की पाबंदी के बाद यह संख्या बेहद कम हो गई। पूरी दुनिया में होने वाली तेल और गैस की सप्लाई का करीब 20% हिस्सा इसी हॉर्मूज गलियारे से होकर गुजरता है। लेकिन वहां जहाजों के फंस जाने के बाद दुनिया भर के कई देशों में तेल और गैस संकट पैदा हो गया। कतर, यूएई और सऊदी अरब ने अपनी तेल रिफाइनरियों को या तो बंद कर दिया या वहां उत्पादन घटा दिया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने की वजह से उनके पहले के ही टैंकर समंदर में फंस गए। तेल और गैस की सप्लाई ठप होने से कई देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई और आशंका जताई गई कि तेल महंगा होने से बिजली, माल ढुलाई समेत कई दूसरी चीजों के दाम भी तेजी से बढ़ सकते हैं। हॉर्मूज गलियारे में पाबंदी की वजह से प्लास्टिक, खाद और जरूरी केमिकल से लदे जहाज समंदर में ही फंस गए। मतलब हॉर्मूज गलियारे पर कब्जा करके ईरान ने तेल सप्लाई की उस नस को दबा दिया जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। एशिया से लेकर यूरोप तक के देशों में तेल और गैस संकट से परेशानी बढ़ गई। ईरान की सख्ती की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास समंदर में भारत के भी कई जहाज फंस गए। सरकार के मुताबिक फारस की खाड़ी और उसके आसपास भारत के कुल 28 जहाज अटक गए, जिन पर सैकड़ों भारतीय कर्मचारी भी मौजूद हैं। इनमें 24 जहाज हॉर्मूज गलियारे के पश्चिमी हिस्से में मौजूद हैं, जिन पर 677 भारतीय कर्मचारी सवार हैं, जबकि 4 जहाज हॉर्मूज के पूर्वी हिस्से में फंसे हैं, जिन पर 101 भारतीय कर्मचारी मौजूद हैं। भारत सरकार ने जहाजों पर फंसे हुए सभी भारतीय कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया। जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बढ़े खतरे के बीच वहां थाईलैंड के एक जहाज पर हमला हो गया।
दावा किया गया कि थाईलैंड के जहाज पर हमला ईरान की आईआरजीसी सेना ने किया। ईरान की वही आईआरजीसी सेना है जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करते हुए वहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करने की धमकी दी थी। उसने हुंकार भरी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की किसी भी देश के जहाज ने पार करने की कोशिश की तो वो उस पर मिसाइलों की बारिश कर देगा। और हुआ भी वैसा ही। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान ने 3 जहाजों को निशाना बनाया। उनमें थाईलैंड के जहाज पर आग लग गई। दावा किया गया कि जहाज पर हुए हमले की वजह से उसके चालक दल के 3 सदस्य लापता हो गए। इसके बाद उनकी तलाश में बचाव अभियान शुरू किया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक थाईलैंड के जिस जहाज पर हमला हुआ उसकी पहचान मयूरी नारी के तौर पर हुई। खबर है कि वो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर रहा था। जिस वक्त उस पर हमला हुआ उस वक्त वो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ओमान के तट से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर था। तभी उस पर हमला हुआ। उसमें भयानक आग लग गई। हमले के दौरान जहाज पर चालक दल के 23 सदस्य मौजूद थे और उनमें 3 लोग लापता बताए गए। इसका पता चलने के बाद थाईलैंड ने ओमान के अधिकारियों से बातचीत शुरू की और लापता हुए चालक दल के सदस्यों की तलाश शुरू कर दी। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल के जहाजों और टैंकरों को सुरक्षा देने से मना कर दिया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देने का भरोसा दिया था। ऐलान किया था उन्होंने कि वो किसी भी सूरत में समुद्री गलियारे को बंद नहीं होने देंगे। लेकिन अचानक अमेरिका ने इस पर यू टर्न ले लिया, पलटी मार ली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। इस समुद्री रास्ते से हर साल दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, लेकिन जंग के बीच इस पर ईरान का कंट्रोल है। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने इसे बंद कर दिया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पहरा बैठा दिया। ऐलान किया वहां से गुजरने वाले जहाजों को उसकी मिसाइलें निशाना बना सकती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हुआ तो दुनिया के कई देशों में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया। कुछ देशों में तेल को लेकर मारामारी शुरू हो गई। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा दिया था कि उनकी सेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी करेगी और किसी भी जहाज का बाल भी बांका नहीं होने देगी। मतलब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा की एक तरह से गारंटी दी थी। लेकिन दावा किया गया कि जब जहाजों को सुरक्षा देने की बारी आई तो अमेरिका अपने वादे से ही पलट गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि ईरान की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए। मतलब अमेरिका अपनी बात से ही मुकर गया। उसने जहाजों को सुरक्षा देने का जो भरोसा दिया था उससे वो पीछे हट गया। जबकि 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के फ्लोरिडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरक्षा देने की बात कही थी। उन्होंने हुंकार भरी थी कि अमेरिका तेल के जहाजों और टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सुरक्षित निकालने के लिए तैयार है ताकि दुनिया में तेल की सप्लाई बंद न हो। We continue Operation Epic Fury. We're also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly, they'll never be able to recover, ever. ट्रंप के ऐलान के बाद ऐसा लगा था कि ईरान की धमकी के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल के जहाज आसानी से सुरक्षित निकल जाएंगे, क्योंकि तेल के जहाजों को सुरक्षा देने का भरोसा सुपर पावर अमेरिका ने दिया था। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुहाने पर खड़े उन जहाजों को झटका तब लगा जब अमेरिका की नौसेना ने उन्हें सुरक्षित निकालने से मना कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका की नौसेना ने दलील दी कि वहां ईरान की तरफ से हमले का खतरा बहुत ज्यादा है। मतलब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से किसी जहाज ने गुजरने की कोशिश की तो ईरान उस पर मिसाइल दागने से पीछे नहीं हटेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के हमलों के डर से ही अमेरिकी नौसेना ने जहाजों को सुरक्षा देने से मना कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक संकरा समुद्री गलियारा है। ये समुद्री गलियारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में, एक तरफ फारस की खाड़ी है, दूसरी तरफ ओमान की खाड़ी है। इसके उत्तर में ऊपर की तरफ ईरान है, उसके नीचे यानी दक्षिण में यूएई और ओमान है। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान को ओमान और यूएई से अलग करता है। करीब 161 किलोमीटर लंबा है और सबसे संकरी जगह पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर रह जाती है, 33 से 39 किलोमीटर के बीच। इस समुद्री गलियारे से हर साल दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई और कुवैत जैसे देशों का कच्चा तेल इसी रास्ते से एशिया जाता है, यूरोप जाता है, उत्तरी अमेरिका तक पहुंचता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते ही भारत का करीब 40 से 60% कच्चा तेल आता है।
इसी वजह से यह समुद्री रास्ता पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है। लेकिन संकट यह है कि इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल है, मतलब ईरान की निगरानी और सुरक्षा में ही वहां से जहाज और तेल टैंकर गुजर सकते हैं। उसकी मर्जी के बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कोई भी जहाज नहीं निकल सकता, ऐसी स्थिति बनी हुई है। दुनिया की परेशानी तब बढ़ गई जब अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने समुद्री गलियारे को बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हुआ तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई। इसे बंद करने के साथ ईरान की आईआरजीसी सेना ने धमकी दी कि अगर किसी भी देश के जहाज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करने की कोशिश की तो ईरान की मिसाइलें उसका काम तमाम कर देंगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 1 से 10 मार्च के बीच करीब 10 तेल टैंकरों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हमले या हमले की कोशिश हुई थी। नतीजा यह हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कई शिपिंग कंपनियों के जहाजों ने गुजरना बंद कर दिया, जबकि जंग शुरू होने से पहले रोजाना करीब 138 जहाज वहां से गुजरते थे। लेकिन अब यह संख्या घटकर 0 पर पहुंच गई। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल के जहाजों और टैंकरों का निकलना पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि अमेरिकी नौसेना ने एक तेल टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सुरक्षा दी थी, लेकिन ईरान की आईआरजीसी सेना ने उनके दावे को गलत बताया। थोड़ी देर बाद अमेरिका के ऊर्जा मंत्री की उस पोस्ट को सोशल मीडिया से हटा दिया गया। इसके बाद व्हाइट हाउस की तरफ से साफ किया गया कि अमेरिका की सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में किसी भी देश के जहाज को सुरक्षा नहीं दी। और इस सब के बीच अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि ईरान पर हमले से पहले ट्रंप और उनके सलाहकारों ने जंग से होने वाले नुकसान का सही आकलन नहीं किया था। मतलब जंग से अमेरिका, उसके सहयोगियों और दूसरे देशों को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसका हिसाब किताब ठीक तरीके से नहीं लगाया गया। उस रिपोर्ट में कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से हुए नुकसान को भी अमेरिका ने कम करके आंका। और तो और दावा किया गया कि अमेरिका और इजराइल ने बिना तैयारी और जल्दबाजी में ईरान पर हमला कर दिया और उसकी वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका के पास ईरान की इस रणनीति का कोई जवाब नहीं है। मतलब अमेरिका ने इसके लिए कोई तैयारी ही नहीं कर रखी थी कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया तो वो उसे दोबारा कैसे खुलवाएगा। दावा किया गया कि जंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कोई प्लान ही नहीं बनाया कि अगर इस समुद्री गलियारे को बंद कर दिया गया तो उनका अगला कदम क्या होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप और उनके सलाहकारों को यह लगा था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिछले साल जून में जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था तो उस दौरान भी यह समुद्री रास्ता खुला था। दावा किया गया कि इसी वजह से अमेरिका ने ईरान पर हमले से होने वाले असर को कम करके आंका। मतलब उन्हें लगा कि इस बार भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद नहीं होगा, खुला रहेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाए, लेकिन इसके लिए ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं है। हालांकि ट्रंप बार बार ये कहते नहीं थक रहे कि ईरान में उनका मिलिट्री ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब चल रहा है। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से चीन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि ईरान पहले की तरह ही चीन को तेल की सप्लाई कर रहा है। हालांकि जंग की शुरुआत में चीन को तेल की सप्लाई थोड़ी कम जरूर हुई थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही चीन को पहले की तरह ही ईरान से तेल मिलना शुरू हो गया, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। इसीलिए दावा किया गया कि दुनिया भर में हो रहे तेल संकट का चीन पर असर नहीं हुआ। चीन पहले भी ईरान से तेल ले रहा था और अब भी तेल ले रहा है। पहले ईरान पर प्रतिबंध लगे थे तब भी तेल ले रहा था। हैरानी की बात यह है कि ईरान उसी रास्ते से चीन को तेल की सप्लाई कर रहा है जिसे पूरी दुनिया के लिए बंद कर रखा है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से। जानकारी के मुताबिक चीन ईरान से भेजे जाने वाले कुल तेल का 80% खरीदता है, यानी ईरान से सबसे ज्यादा तेल चीन ही खरीदता है। और दावा किया गया कि जंग के बीच भी चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। उसे ईरान से पहले की तरह ही तेल मिल रहा है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ईरान ने दुनिया भर के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया था। इसकी वजह से भारत समेत पश्चिम एशिया के कई देशों में तेल की सप्लाई होना बंद हो गई थी पश्चिम एशिया से, क्योंकि पश्चिम एशिया के सभी देशों में तेल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही होती और ईरान ने इसी रास्ते को बंद कर दिया। लेकिन चीन को इससे छूट दी गई थी, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही चीन ईरान के साथ खड़ा रहा। इसीलिए जब दुनिया भर के लिए हॉर्मूज का गलियारा बंद हुआ तब भी चीन को तेल की सप्लाई नहीं रुकी।
दावा यह किया गया कि जंग के बाद ईरान चीन को करीब 1,17,00,000 बैरल तेल भेज चुका है। यानी जंग से पहले भी और जंग के बाद भी चीन ही ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है और उसे बिना किसी रुकावट के ईरान से तेल मिलता रहा। इस बीच यह दावा भी किया गया कि जंग के दौरान चीन को ईरान से पहले से ज्यादा तेल मिला। जानकारी के मुताबिक फरवरी महीने में यानी जंग से पहले रोजाना ईरान से 20 लाख बैरल तेल चीन जाता था, लेकिन जंग के बाद यह निर्यात और बढ़ गया और चीन को ईरान से रोजाना 20 के बजाय 21 लाख बैरल तेल मिलना शुरू हो गया। यानी जहां एक तरफ पूरी दुनिया में तेल के संकट की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ चीन तेल का स्टॉक और जमा कर रहा है। दावा किया गया कि चीन के पास करीब 150 करोड़ बैरल तेल का स्टॉक है और इस स्टॉक को भरने में चीन पिछले 20 साल से लगा हुआ है। अनुमान लगाया गया कि अगर कभी चीन में तेल की सप्लाई बंद हुई तब भी वो 100 दिन तक तेल की जरूरतों को पूरा कर सकता है। उधर दावा किया गया कि दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए ईरान रूस के नक्शे कदम पर युद्ध को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए काला सागर का इस्तेमाल किया था, ठीक उसी तरह इस युद्ध में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान की रणनीति वैसी ही है जैसी यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपनाई थी। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ काला सागर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। रूस की सेना काला सागर से गुजरने वाले यूक्रेन के जहाजों पर लगातार हमले कर रही थी, जिससे यूक्रेन का कोई भी जहाज वहां से गुजर न सके। रूस और यूक्रेन की सीमा काला सागर से लगती है। उसके उत्तर में यूक्रेन है और उत्तर पूर्व में रूस है और यह यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम सागर है। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से यूक्रेन दुनिया के दूसरे देशों के साथ कारोबार करता है। अपने यहां पैदा होने वाले अनाज को दूसरे देशों तक वो इसी काला सागर से पहुंचाता है। इसी वजह से यूक्रेन को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए रूस ने वहां से गुजरने वाले यूक्रेन के जहाजों पर हमला किया था, जिसकी वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ युद्ध में ईरान रूस के उसी ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल कर रहा। स्ट्रेट और हॉर्मूज को बंद कर ईरान पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई को रोकना चाहता है, जिससे कि वो इस युद्ध में अपना दबदबा साबित कर सके। इधर दुबई एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए गए। ईरान जंग के बीच यूएई में दुबई एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे 2 आत्मघाती ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया गया, लेकिन खबर है कि आसमान में बर्बाद किए गए ड्रोन का मलबा जब जमीन पर गिरा तो उसकी चपेट में आने से 4 लोग घायल हो गए। उन घायलों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल बताया गया। इजरायल ने दावा किया कि उसकी सेना ने पश्चिमी ईरान के इलाके में मौजूद ड्रोन लॉन्च टीम पर हमला कर उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। इजरायल के मुताबिक इस जगह से ड्रोन लॉन्च करने के लिए कमांड सेंटर जमीन के नीचे बनाया गया था। इसका पता चलने के बाद इजरायल की सेना ने उस कमांड सेंटर को उड़ा दिया। इराक की राजधानी बगदाद में एयरपोर्ट के नजदीक अमेरिकी राजनयिकों के आवासों पर ड्रोन से हमला हो गया। इस हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। हमले के पीछे ईरान का हाथ बताया गया। उधर देश के कई शहरों में गैस सिलेंडरों की किल्लत होनी शुरू हो गई। इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग गैस एजेंसियों के बाहर पहुंच गए। लोगों ने वहां लंबी लंबी लाइनें लगा दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ऐसा ही हाल नजर आया। वहां एक गैस एजेंसी के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इस दौरान भीड़ में मौजूद एक महिला सिलेंडर न मिलने से परेशान नजर आई। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। 3 दिनों से चक्कर काट रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं मेरा सिलेंडर खाली हो गया, मैं परेशान हूँ कितने दिनों से। आप मेरे अल्सर की पेशेंट हूँ, बाजार का कुछ खा नहीं पाते, ब्लड प्रेशर लो होता जा रहा है, हमारी भी तबीयत ठीक नहीं, तो मेरे को सिलेंडर मिल जाए। उस गैस एजेंसी के बाहर बड़ी संख्या में लोग खड़े नजर आए। उन लोगों के हाथों में खाली सिलेंडर दिखाई दिए। उन्होंने बताया वो सुबह 9 बजे ही लाइन में लग गए, लेकिन उन्हें गैस नहीं मिली। ये हम 9 बजे से खड़े हुए हैं। 9 बजे से? तो घर पे डिलीवरी क्यों नहीं? घर पे डिलीवरी नहीं करने आ रहे हैं आजकल। नहीं आ रहे हैं? क्या कह रहे हैं आपको? कह रहे हैं कि होम डिलीवरी अभी रोक दिया है 1 हफ्ते के लिए। कुछ लोगों के मुताबिक उनके सिलेंडर खत्म हुए कई दिन हो गए। कई बार ऑनलाइन सिलेंडर बुक करने की भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन सिलेंडर ऑनलाइन बुक ही नहीं हुए। इसके बाद उन्हें मजबूरी में गैस एजेंसी ही आना पड़ा। ये सब गैस सिलेंडर है और लोग लेकर सुबह से ही यहाँ पर लाइनों से में लगे हुए हैं गैस सिलेंडर लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ गैस एजेंसी की तरफ से दावा किया गया कि जल्द ही सभी लोगों तक सिलेंडर पहुंचा दिए जाएंगे
और दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी गैस सिलेंडरों की कमी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। नोएडा के एक इलाके में मौजूद गैस एजेंसी पर लोगों का जमावड़ा नजर आया। लोगों ने आरोप लगाया पिछले 5 दिन से न तो सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, न ही गैस एजेंसी वाले कुछ बता रहे हैं और इसकी वजह से वो रोज गैस एजेंसी के चक्कर काटने को मजबूर हो गए, ऐसा उन्होंने दावा किया। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि गैस सिलेंडर लेने के लिए वो अपना ऑफिस छोड़कर वहां आए, लेकिन एजेंसी वालों ने सिलेंडर देने से मना कर दिया। पिछले 4 दिन से जो है ना डेली यहाँ पे जो है ना सब अपना ऑफिस छोड़ के डेली यहाँ पे जो है ना चक्कर लगाना, क्या ये सही तरीका नहीं है। इसके अलावा वहां मौजूद कई और लोग सिलेंडर न मिलने से नाराज नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि गैस की किल्लत शुरू होते ही सिलेंडरों की कालाबाजारी भी शुरू हो गई। उनके मुताबिक कुछ लोग तो 910 रुपए का सिलेंडर 3000 रुपए में बेच रहे हैं। इसकी वजह से उनके लिए ब्लैक में भी सिलेंडर खरीदना मुश्किल हो गया। ऐसे में वो बाहर से खाना मंगवाकर खाने को मजबूर हो गए। इसे लेकर गैस एजेंसी वालों ने सफाई दी। उनके मुताबिक वहां आए लोगों के नंबर लिख लिए गए हैं, उन्हें जल्द ही सिलेंडर दे दिया जाएगा। 5-5, 6-6 दिन से लोग परेशान हो रहे हैं और जब यहाँ पर आ रहे हैं तो गैस एजेंसी में जो काम कर रहे हैं उनका कहना है कि सबके नंबर नोट कर लिए जा रहे हैं और कॉल करके उनको दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शहरों जैसा ही हाल गुजरात के वडोदरा में भी नजर आया। वहां भी गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लाइन नजर आई। इस दौरान पहले सिलेंडर लेने के लिए कुछ लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। गैस एजेंसी के बाहर लगी लाइनों के बारे में जब गैस एजेंसी वालों से पूछा गया तो उन्होंने गैस की किल्लत होने से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक वो कई बार लोगों को बता चुके हैं कि सिलेंडर उनके घर पर डिलीवर कर दिए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने गैस एजेंसी के बाहर लाइन लगा ली और धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। और दूसरी तरफ कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रुकने से कारोबारियों की मुसीबत भी बढ़ गई। शादियों में केटरिंग का काम करने वाले कारोबारियों ने तो बुकिंग लेनी ही बंद कर दी, क्योंकि उनके मुताबिक कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से उनके सारे काम ही रुक गए और उन्हें अपनी बुकिंग पूरी करने के लिए घरों के सिलेंडर इस्तेमाल करने पड़ गए। दिल्ली में केटरिंग का काम करने वाले एक कारोबारी के मुताबिक कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई रुकने की वजह से उन्होंने बुकिंग लेना ही बंद कर दिया। आगे की बुकिंग बंद कर दिया या फिर ऐसा कर रहे हैं कि जो बुकिंग ले रहे हैं वो 2 से 3 महीने बाद की कर रहे हैं। अच्छा। ताकि क्या नाम है हमें कुछ ऑप्शनल मिल जाए, पहले से ही उसका हम इंतज़ाम कर पाएँ। वहीं एक दूसरे कारोबारी के मुताबिक हालात ऐसे हो गए कि सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले लोग 2500 से 3500 रुपए में सिलेंडर बेच रहे हैं। फिर कैसे अब हो रही है बुकिंग वगैरह, पूरा काम कैसे हो रहा है? कहाँ हो पा रही है, ब्लैक में खरीदने पड़ रहे हैं। 3600 कितने में मिल रहा है ब्लैक में? आज 3600, कल 2500 था। उन्होंने बताया इस मुसीबत का हल निकालने के लिए उन्होंने लकड़ियां खरीद ली। जब उनके घरेलू सिलेंडर खत्म हो जाएंगे तो वो लकड़ियों पर खाना बनाएंगे। यहाँ पर डोमेस्टिक सिलेंडर जो घर में इस्तेमाल किए जाते हैं उन सिलेंडरों का इस्तेमाल कर यहाँ पे खाना तैयार किया जा रहा है, क्योंकि कमर्शियल वाले जो सिलेंडर हैं वो फिलहाल नहीं मिल पा रहे हैं। और दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कारोबारियों के सामने संकट खड़ा नजर आया। वहां के कारोबारी के मुताबिक वो एक बुकिंग के लिए कमर्शियल सिलेंडर का इंतजाम करने में लगे हुए हैं। अगर इंतजाम नहीं हुआ तो उन्हें वो एडवांस लौटाना पड़ेगा जो उन्होंने लिया था। लोगों के हाथ जोड़ जोड़ के लाए यहाँ प्रोग्राम करने के लिए। बाकी अब कल प्रोग्राम है, उनको बोल दिया कि आप अगर सिलेंडर ला पाओगे तो हम कर सकते हैं, नहीं तो आपने जो एडवांस दिया है वो आप ले लो वापस। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रुकने से कई शहरों में कारोबारियों का हाल ऐसा ही नजर आया। उनके मुताबिक अगर जल्द ही कमर्शियल सिलेंडर मिलने शुरू नहीं हुए तो उनका बिजनेस पूरी तरह ठप हो सकता है। और कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत के बाद रेस्टोरेंट मालिक और दुकानदारों ने विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए। कईयों ने भट्टी का सहारा लेना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भट्टी बनाने वाली एक दुकान पर लोगों की भीड़ लग गई, क्योंकि उन लोगों के मुताबिक कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रुकने के बाद उनके रेस्टोरेंट बंद हो गए थे। उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया था। ऐसे में उन्होंने भट्टी पर खाना बनाने के बारे में सोचा, लेकिन दावा किया गया कि जैसे ही कमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत हुई, भट्टियों की मांग बढ़ गई। हालात ऐसे हो गए कि भट्टी खरीदने के लिए भी 4-4 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। एक हफ्ते से सिलेंडर तो छोड़ दीजिए, एक हफ्ते से ऑर्डर भट्टी का लगा हुआ है, तब जाके सुबह 8 बजे से खड़ा हूं तो 2 भट्टी मुझे मिली है। इसके अलावा कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि भट्टी के दाम भी अचानक बढ़ा दिए गए। उन लोगों के मुताबिक गैस की किल्लत से पहले जो भट्टी सिर्फ 1500 रुपए में मिलती थी वो अब 2500 रुपए की मिलने लग गई। तो ये भट्टी कितने की पड़ रही है? ये 2500 रुपए की है। हाँ जी, इसके भी पहले 1500 रुपए थे, अभी 2500 है। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है।
वहीं शादी का सीजन होने की वजह से भी भट्टियों की मांग काफी बढ़ गई। लोग शादी में खाना बनाने के लिए भट्टियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा चाय और खाने पीने की चीजों की दुकान चलाने वाले लोगों ने भी भट्टी खरीदने का ही मन बना लिया ताकि वो अपनी दुकान चला सकें, क्योंकि उनके मुताबिक कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई रुकने से उनकी दुकानें बंद होने की सूरत में आ गई। इधर दिल्ली में मौजूद कांग्रेस मुख्यालय की कैंटीन में भी गैस की किल्लत होनी शुरू हो गई। वहां खाना बनाने वाले कर्मचारियों के मुताबिक हालात ऐसे हो गए कि उन्होंने ज्यादा गैस इस्तेमाल होने वाला खाना बनाना ही बंद कर दिया, क्योंकि दावा किया गया कि वहां सिर्फ 2 दिन की ही गैस बची है। बताया गया डोसा, इडली, यहां तक कि रोटी भी कैंटीन में बनना बंद हो गई, क्योंकि उन्हें बनाने में ज्यादा गैस का इस्तेमाल होता है। गैस नहीं है। गैस कितने दिनों की है? 1-2 दिन चलेगा बस। फिर क्या क्या बंद हुआ है? अभी डोसा बंद है और इडली बंद है। वहीं देश भर में हो रही गैस की किल्लत के खिलाफ कांग्रेस ने कई शहरों में प्रदर्शन शुरू कर दिए। दिल्ली में कांग्रेस की महिला अध्यक्ष अलका लांबा ने अलग अंदाज में प्रदर्शन किया। वो कांग्रेस की कुछ महिला कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करती नजर आई। इस दौरान उनके हाथों में सिलेंडर, कुकर, कई बर्तन नजर आए। एक महिला कार्यकर्ता के हाथ में मौजूद कुकर पर माला भी चढ़ाई हुई थी। इसके अलावा अलका लांबा बर्तन बजाती हुई आगे बढ़ती दिखाई दी। प्रदर्शन करने के बाद अलका लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने एक मिट्टी का चूल्हा टेबल पर रखा, उस चूल्हे को माला चढ़ाई हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया देश में हालात ऐसे हो गए कि लोगों को दोबारा पुरानी चीजों पर लौटना पड़ रहा। ये तो कह रहे हैं कोई कमी नहीं, कोई किल्लत नहीं, तो ये देश में जो नजारा दिख रहा है कि लोग सिलेंडर खाली सर पर उठा के घंटों लाइनों में लगे हुए हैं, ये सब क्या है? कांग्रेस नेता अलका लांबा ने आरोप लगाया कि घरेलू सिलेंडरों पर दाम बढ़ा दिए गए, लेकिन इसके बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे। उन्होंने मांग की कि घरेलू सिलेंडरों पर जो दाम बढ़ाए गए उन्हें तुरंत कम किया जाए। और गैस संकट का असर देश की राजधानी दिल्ली के अलावा राजस्थान के जयपुर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और सड़क के बीचों बीच चूल्हा रखकर जलाया। घरेलू गैस का भी है और इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर को लेकर भी संकट है। उसको लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जयपुर के अंदर आप देखिए कि यहाँ पर सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर चूल्हा जलाकर बैठे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि देश भर में गैस सिलेंडरों के लिए मारामारी हो रही है, लेकिन इसके बाद भी सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि देश में गैस की किल्लत नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुताबिक जयपुर की कई गैस एजेंसियों पर लोगों की लाइन लगी हुई है। लोग सिलेंडर लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को इस परेशानी का जल्द से जल्द कोई हल निकालना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उनके हाथों में बड़े बड़े पोस्टर भी दिखाई दिए। उन पर लिखा था गैस की कीमतें बढ़ने और कमर्शियल सिलेंडर की कमी होने से रेस्टोरेंट वालों की चिंताएं बढ़ गईं। इस बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी गैस की कमी से हाहाकार मच गया। जयपुर के कई इलाकों में गैस सिलेंडरों की सप्लाई नहीं होने से लोग घबराए हुए दिखाई दिए, जिसके बाद गैस एजेंसियों पर सिलेंडर लेने के लिए लोगों का जमावड़ा लग गया। बड़ी तादाद में लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए वहां पहुंच गए। हालांकि बताया गया कई लोगों को नियमों का हवाला देते हुए गैस सिलेंडर नहीं दिया गया, क्योंकि गैस संकट की वजह से कंपनियों ने सिलेंडर की बुकिंग को लेकर सख्ती शुरू कर दी। नए नियमों के तहत कोई भी एक सिलेंडर बुक करने के 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक कर सकता है, जबकि पहले यह समय सीमा 21 दिन की थी, यानी 21 दिन के बाद ही दूसरे सिलेंडर के लिए बुकिंग की जा सकती थी। लेकिन गैस की बढ़ती किल्लत को देखते हुए गैस एजेंसियों ने नियमों में बदलाव किया और 25 दिन की प्री बुकिंग पर रोक लगा दी, ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। हालांकि गैस नहीं मिलने पर जयपुर के कई इलाकों में खलबली मच गई। दावा किया गया कि लोगों को नियमों का हवाला देते हुए एजेंसियों से वापस लौटा दिया गया। ऐसे में गैस एजेंसी पहुंचे लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई लोग गैस सिलेंडर के बिना ही घर लौटने को मजबूर हो गए। और गैस संकट का असर देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिला। गैस सिलेंडरों की कमी की वजह से दिल्ली में रहने वाले लोगों की भी परेशानी बढ़ती दिखी। इस बीच कई लोग दुकानों से इंडक्शन हीटर खरीदने पहुंच गए, ताकि सिलेंडर नहीं मिलने पर इंडक्शन हीटर यानी बिजली से चलने वाले चूल्हों का इस्तेमाल किया जा सके। दुकानदारों ने दावा किया कि गैस संकट की खबरों के बाद इंडक्शन हीटरों की डिमांड बढ़ गई। बताया गया कि कई होटल और रेस्टोरेंट के मालिकों ने भी इंडक्शन हीटर खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि दिल्ली समेत देश के कई शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई रोक दी गई। रेस्टोरेंट्स वालों की भी बहुत डिमांड है। कमर्शियल जैसे मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी वाला ही अप्लायंसेस अलाउड है।
गैस सिलेंडर अलाउड नहीं है, वहाँ भी बहुत है। और जितने भी कमर्शियल रेस्टोरेंट वाले हैं एक इंडक्शन जरूर ले रहे हैं, 2-2 3-3। गैस सिलेंडरों की कमी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। दुकानदारों ने दावा किया कि पहले की तुलना में पिछले कुछ दिनों में इंडक्शन कुकरों की इंडक्शन प्लेट्स की डिमांड बढ़ गई है। यानी लोगों ने गैस सिलेंडर की किल्लत के बाद बिजली से चलने वाले चूल्हों को विकल्प के तौर पर चुनना शुरू कर दिया। गैस की खपत हो रही है, बुक कर रहे हैं तो बुक नहीं हो रहा है गैस, उस वजह से अब बैकअप के लिए ले रहे हैं। ऐसे में दुकानदारों ने आशंका जताई कि अगर लंबे समय तक गैस सिलेंडरों की सप्लाई नहीं हुई तो इंडक्शन प्लेट्स की सप्लाई बढ़ जाएगी और ऐसा होता है तो कुछ दिन बाद इसकी कीमतों में भी उछाल देखने को मिल सकता है। उधर राजस्थान के टोंक में स्कूलों में मिड डे मील बनाने के लिए गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद हो गई। गैस सिलेंडरों की कमी का असर राजस्थान में टोंक के सरकारी स्कूलों पर भी पड़ा। इसकी वजह से मिड डे मील बनाने के लिए गैस सिलेंडरों की सप्लाई बंद हो गई। बाद में गैस सिलेंडरों की सप्लाई करने वाली एजेंसी ने जिले के डीएम को चिट्ठी लिखी और इस समस्या को जल्द दूर करने की अपील की ताकि स्कूलों में मिड डे मील बंद न हो। जर्मनी ने अपने तेल भंडार में जमा कच्चे तेल की बड़ी खेप को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारने का फैसला ले लिया। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि ईरान जंग की वजह से पैदा हुए तेल संकट पर काबू पाया जा सके। गैस संकट के बीच इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लोगों को एलपीजी बचाने की सलाह दी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने छोटी छोटी आदतों के जरिए 25% तक गैस बचाने का दावा किया। इधर अमेरिका से युद्ध के बीच ईरान ने अपनी नेवी की ताकत दिखाई। उसने अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे बने नेवी के एक अड्डे का वीडियो जारी किया। वीडियो में दिखा कि ईरान ने जमीन के नीचे सैकड़ों नावें इकट्ठा करके रखी हुई हैं। नावें पानी पर चलने वाली दूसरी नावों की तरह नहीं है, बल्कि उन पर खतरनाक हथियार लगे हुए दिखे। राइफल से लेकर हैवी मशीन गन तक लगी नजर आई। उन्हें जमीन के नीचे बनी एक लंबी सुरंग में लाइन से खड़ा किया गया। कुछ नावों को देखकर तो ऐसा लगा जैसे वो टैंक हो, क्योंकि उनका ढांचा बेहद मजबूत दिखाई दिया। ईरान का दावा है उसकी ये नावें समंदर में दुश्मन की सेना के दांत खट्टे करने की ताकत रखती हैं, क्योंकि बड़े बड़े जहाजों के मुकाबले छोटे आकार वाली इन नावों से हमला करना काफी आसान माना जाता है। यानी जैसे आसमान में छोटे ड्रोन की रणनीति ईरान की है, वैसे समंदर में छोटी नावों की रणनीति है बड़े जहाजों के मुकाबले। बेहद तेजी से समंदर में एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है। पलक झपकते ही उन्हें किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है और विरोधी सेना को घेर कर उस पर हमला किया जा सकता है। जबकि बड़े बड़े आकार वाले भारी भरकम जहाजों के लिए यह काम काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ईरान ने अपने नेवी बेस पर खड़ी नावों का वीडियो जारी कर अमेरिका के खिलाफ हुंकार भरी। अमेरिका ने भी दावा किया कि जो बारूदी सुरंगें समुद्र में बिछाने की बात हो रही है वो छोटी नावें कर रही हैं, बड़े जहाज नहीं। ये वीडियो ऐसे वक्त में जारी किया गया जब डोनाल्ड ट्रंप जंग के दौरान ईरान की नेवी की कमर तोड़ने का दावा कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया था अमेरिकी हमले में ईरान के 51 जंगी जहाज समुद्र में डुबो दिए गए। हो सकता है वो ये छोटी नावें हों। उनका कहना था ईरान की नेवी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन इसी बीच ईरान ने हथियारों से लैस अपनी नावों का वीडियो जारी कर दिया। हालांकि ईरान की तरफ से यह नहीं बताया गया ये वीडियो कब का है, कहां का है, जमीन के नीचे मौजूद उसका वो नेवी बेस देश के किस हिस्से में मौजूद है। इधर अमेरिका और इजरायल से जारी जंग के दौरान भी ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने थमने का नाम नहीं लिया। खबर है कि ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में वहां की सरकार के खिलाफ भी लोग सड़कों पर उतरे। उनकी संख्या हजारों में बताई गई। इन प्रदर्शनों के बीच ईरान में पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों को कड़ी चेतावनी दी कि प्रदर्शन कर रहे लोग सड़कों से नहीं हटे तो उनके साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया जाएगा। मतलब ईरान में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले लोगों से वहां की पुलिस सख्ती से निपटेगी। ईरान में करीब 2 महीने पहले सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए थे। बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों ने पूरे ईरान में बवाल मचा दिया था। बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें दिखी थी। कुछ प्रदर्शनकारी तो ईरान से इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकने की मांग करते नजर आए थे। इसी के बाद ईरान की सेना और वहां की पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सख्ती दिखाई थी, उन्हें जबरन खदेड़ा गया था। तब इतना ही नहीं, आरोप लगे कि सैकड़ों लोगों को गोली तक मार दी गई थी। हिंसा बढ़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों का समर्थन कर दिया था। उस वक्त उन्हें मदद भेजने की बात कही थी। इसी बीच 28 फरवरी को अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। युद्ध के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर समेत कई बड़े नेताओं को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इस सब के बाद भी ईरान से इस्लामी शासन को हटाया नहीं जा सका। खबर है इसीलिए वहां जंग के दौरान भी बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखा।
इसीलिए ईरान में पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में साफ किया कि अगर लोगों ने सड़कों पर उतरकर बवाल किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। اینجا دیگه اگر کسی به خواست دشمن بیاد اون رو ما معترض و غیره نمیبینیم، اون رو ما دشمن. मतलब ईरान में सरकार के विरोध में आवाज उठाने वालों को दुश्मन माना जाएगा। यही नहीं, ईरान में पुलिस डिपार्टमेंट के मुखिया ने दो टूक कह दिया कि जरूरत पड़ने पर पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को गोली मारने से भी पीछे नहीं हटे। इधर अमेरिका और इजरायल के हमलों में मारे गए ईरान की सेना के जवानों और कमांडरों का जनाजा निकाला गया। कार्यक्रम ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ और इसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और इस दौरान तेहरान की जिन सड़कों से जनाजा निकाला गया उन पर पैर रखने तक की जगह नजर नहीं है। हर तरफ लोगों का सैलाब दिखाई दिया, वो भी तब जब तेहरान समेत पूरे ईरान में अमेरिका और इजरायल के हमले जारी रहे। लेकिन लोगों की भीड़ को देखकर ऐसा लगा जैसे उन्हें हमलों की कोई खबर ही ना हो या उसकी फिक्र ही ना हो। वो लोग बेखौफ होकर जंग में जान गंवाने वाले अपने सैनिकों के लिए सड़क पर उतर आए। इजरायल और अमेरिका के हमलों में ईरान के जो सैनिक और कमांडर मारे गए उनके शवों को अलग अलग कई ट्रकों में रखा गया। ट्रक जिन रास्तों से गुजरे उनके दोनों तरफ भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों के हाथों में ईरान का झंडा दिखाई दिया, लाल, हरे और सफेद रंग के झंडों से रास्ते पड़ गए। ईरान के लोगों ने युद्ध में शहीद हुए अपने जवानों के लिए दुआएं मांगी, नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से अमेरिका और इजरायल के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की मांग कर दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस से अमेरिका और इजरायल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस तरह की घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र ने चुप्पी नहीं तोड़ी तो इससे पश्चिम एशिया में अस्थिरता और बढ़ सकती है। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के 19 सरकारी अधिकारियों और संस्थाओं पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में नए प्रतिबंध लगा दिए। खबर है कि ये प्रतिबंध ईरान में विरोध प्रदर्शन को बेरहमी से कुचलने और रूस को सैन्य मदद पहुंचाने के लिए लगाए गए। ईरान की IRGC सेना ने दावा किया कि उसने इराक के इरबिल और इजरायल के तेल अवीव शहर में मौजूद अमेरिका और इजरायल के ठिकानों को निशाना बनाया। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर भी हमले का दावा किया गया। इधर ईरान के हमलों से इजरायल के कई इलाकों में भारी नुकसान होने का दावा किया गया। ईरान की सेना ने इजरायल के तेल अवीव में कई जगहों पर मिसाइलों से हमला किया, जिसकी वजह से वहां आग लगी दिखी, कई इमारतें खंडर बनी दिखी। वहीं इजरायल की सेना ने भी ईरान की कई मिसाइलों को हवा में मार गिराने का दावा किया और इसकी वजह से इजरायल के तेल अवीव में दहशत का माहौल बना रहा। रात के अंधेरे में हवाई हमले का सायरन बजते ही वहां अफरा तफरी मच गई। फिर थोड़ी देर बाद तेल अवीव के आसमान में मिसाइलें नजर आने लगी, जिसके बाद वहां तैनात एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए और हवा में उड़ रही उन मिसाइलों को हवा में मार गिराने का दावा किया गया। इजरायल की सेना ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का दावा किया, लेकिन इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए जो मिसाइलें तेल अवीव की धरती पर गिरी उनसे वहां तबाही मच गई। कई जगह आग लग गई, कई इमारतें खंडहर बन गई, सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों में भी आग लगी थी। हमले के तुरंत बाद वहां राहत और बचाव दल को भेजा गया, जिसके बाद वहां आग बुझाने और वहां फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। राहत और बचाव टीम के लोगों ने हमले में घायल हुए कई लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया और काफी देर तक वहां मलबे में दबे लोगों की तलाश भी की गई। और ईरान के इस हमले के बाद वहां रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। तेल अवीव के उस इलाके में हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आई। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर धूल की मोटी परत जमा हो गई, सड़कों पर मलबा ही मलबा फैला नजर आया। राहत और बचाव टीम के सदस्य वहां मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे रहे। ईरान के मिसाइल हमलों में वहां कई इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई। हमले के बाद वहां फंसे सभी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का दावा किया गया और जहां ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव में तबाही मचाई, वहीं इजरायल की सेना ने भी ईरान पर पलटवार करने का दावा किया। इजरायल की सेना के मुताबिक उसने ईरान की ओर से दागी गई कई मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट कर मार गिरा दिया और इसके सबूत के तौर पर उसने एक वीडियो भी जारी किया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि वो ईरान के हर हवाई हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इजरायल की वायुसेना और एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की तरफ से हो रहे हवाई हमले को लेकर पूरी तरह से अलर्ट हैं, दावा किया गया और ईरान को हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है।
उधर जंग के बीच ईरान और रूस ने अमेरिका पर वियना संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। रूस ने दावा किया ईरान के इस्फहान शहर में मौजूद उसके कॉन्सुलेट जनरल को हमले में नुकसान पहुंचा। दावा किया गया कि यह घटना उस वक्त हुई जब वहां गवर्नर के दफ्तर पर हमला किया गया था और ईरान ने लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायल पर ईरान के 4 राजनयिकों की हत्या करने का आरोप लगाया। और इसके साथ ही दोनों देशों ने इसे बेहद गंभीर मामला से बताया। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने भी देश के राजनयिक मिशन पर हमले को वियना संधि का सीधा उल्लंघन बताया। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका, इजरायल और ईरान से युद्ध को तत्काल रोकने और बातचीत से मामला सुलझाने की अपील की। वहीं ईरान ने बेरूत में राजनयिकों की हत्या किए जाने को बेहद गंभीर मामला बताया। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने इस मामले में अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। उनके मुताबिक अमेरिका की इस कार्रवाई से हालात और बिगड़ सकते हैं और इसके नतीजे भी बेहद खतरनाक हो सकते हैं। और दुनिया के अलग अलग देशों के बीच राजनयिक संबंधों को लेकर 1961 में जो वियना संधि हुई थी उसका उल्लंघन बताया गया। उसमें राजनयिकों को विशेष अधिकार दिए गए थे। इसके 2 साल बाद 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इससे मिलती जुलती एक और संधि का प्रावधान किया था। उसे वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस का नाम दिया गया। इसका ड्राफ्ट इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने तैयार किया था और फिर इसे 1964 में लागू किया गया। इसके तहत जो कानून बनाए गए उनके मुताबिक कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजनयिक को किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकता और न ही उसे हिरासत में रख सकता है। इसके साथ ही मेजबान देशों को ही दूतावासों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। वियना संधि में साफ तौर पर कहा गया कि राजनयिकों के ऊपर कोई भी देश किसी तरह की कस्टम्स ड्यूटी भी नहीं लगा सकता। यानी इस संधि के तहत मेजबान देशों को उनके यहां रहने वाले दूसरे देशों के राजनयिकों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई। इधर पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया में जंग की वजह से फैले तनाव और उसके असर पर चर्चा की गई। इसी मुद्दे पर एस जयशंकर ने फ्रांस के विदेश मंत्री और यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति प्रमुख से भी फोन पर बातचीत की। भारत के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल के बीच जारी जंग में 2 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। कुछ रोज पहले एक जहाज पर हमला हुआ था और उसी हमले में उनकी जान गई थी। उस घटना में एक भारतीय नागरिक लापता हो गए थे। इसके अलावा इजरायल और दुबई में एक व्यक्ति के घायल होने की जानकारी दी गई। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के दौरान कई भारतीय नागरिक ईरान में फंस गए। केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि ईरान में करीब 9000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं। उनमें बड़ी संख्या जम्मू कश्मीर के रहने वाले छात्रों की है। सरकार ने बताया कि जारी की गई एडवाइजरी के बाद कई छात्र और दूसरे लोग तो देश लौट आए, जबकि कुछ अब भी वहीं हैं। चौतरफा बिकवाली की वजह से भारतीय शेयर बाजार अपने 11 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1342 अंक गिरा तो निफ्टी भी लुढ़ककर 23,866 पर आ गया। इसके कारण निवेशकों के 5,28,000 करोड़ रुपए डूब गए। सबसे ज्यादा गिरावट ऑटो, एफएमसीजी और पीएसयू बैंक इंडेक्स में रही, जबकि ऑयल एंड गैस और फार्मा इंडेक्स में हल्की तेजी देखी गई। उधर ईरान की तरफ से अमेरिकी कंपनियों को चेतावनी जारी कर दी गई। ये खबर ईरान के मीडिया की रिपोर्ट में सामने आई। वहां की सेना ने कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों का नाम लेकर चेतावनी दी और उन कंपनियों के कर्मचारियों को कह दिया कि उनके दफ्तरों को निशाना बनाया जाएगा, इसलिए वो कर्मचारी दफ्तरों से निकलकर दूर चले जाएं। इन कंपनियों में गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम और एनवीडिया समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। इनमें कुछ कंपनियों के दफ्तर खाड़ी देशों में और इजरायल में मौजूद हैं, तो बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने डेटा सेंटर वहां बनाए हुए हैं। उनमें करोड़ों ग्राहकों का डेटा बड़े बड़े सर्वर बनाकर रखा जाता है। अगर डेटा सेंटर पर हमला हुआ तो उन कंपनियों के ग्राहकों की सारी जानकारियां खत्म हो सकती हैं, ग्राहकों की यानी यूजर्स की। इससे अमेरिका की उन बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। और अब ईरान ने साफ कह दिया कि उनके निशाने पर अमेरिकी कंपनियों के दफ्तर आएंगे। पिछले कुछ दशकों में अमेरिका की बड़ी आईटी कंपनियों ने कई खाड़ी देशों में अपने बड़े बड़े दफ्तर बनाए हुए हैं और सैकड़ों करोड़ का निवेश किया हुआ है, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि अब ये कंपनियां ईरान की सेना के निशाने पर होंगी। ईरान की तरफ से यह बयान तब आया जब ईरान के सबसे बड़े सरकारी बैंक पर हमले की खबर आई और दावा किया गया कि तेहरान में ईरान के सबसे बड़े बैंक पर रात के वक्त अमेरिका और इजरायल की मिसाइलों ने हमला कर दिया।
ईरान के सबसे बड़े सरकारी बैंक पर हुए हमले में हुए नुकसान की कोई सटीक जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन दावा किया गया कि बहुत बड़ी संख्या में बैंक में रखा कैश और बैंक के कई अहम दस्तावेज आग में जल गए, झुलस गए। और वो दस्तावेज सिर्फ बैंक के ग्राहकों के लेन देन से जुड़े थे या उनका ईरान की फौज से भी कोई कनेक्शन था, ये तो सामने नहीं आया। लेकिन इस हमले के बाद ईरान की IRGC सेना बुरी तरह बौखला गई। उसने बयान जारी कर दिया कि इजरायल और अमेरिका की फौज ने सारी हदें पार कर दी और इन हमलों का जवाब अमेरिका की कंपनियों पर हमले करके दिया जाएगा। यानी ईरान ने दो टूक कह दिया कि इस जंग के दायरे में अब इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी कंपनियों के दफ्तर भी आएंगे। हालांकि जंग के शुरुआती दिनों में ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेज़न वेब सर्विस के दफ्तर पर हमला किया था। अमेज़न के उस दफ्तर पर एक शाहिद 136 ड्रोन पहुंचा था, जिसकी वजह से वहां आग लग गई थी, जिसके बाद वहां दहशत मच गई थी। अमेज़न वेब सर्विसेज के ही दफ्तर पर एक हमला UAE में भी ईरान की तरफ से 1 मार्च को किया गया था। वहां भी तगड़े नुकसान की जानकारी सामने आई थी, लेकिन उस वक्त ईरान की IRGC सेना ने दावा किया था कि उन दफ्तरों से ईरान के खिलाफ अमेरिका की सेना के कुछ खुफिया मिशन चलाए जा रहे थे। मतलब उस वक्त अमेज़न के दफ्तर पर हमला अमेरिका की सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था, ऐसा दावा था। जबकि इस बार ईरान ने सीधा सीधा अमेरिकी कंपनियों की कमर तोड़ने की चेतावनी दी। उधर ईरान जंग की वजह से कतर की राजधानी दोहा में फंसे वरुण कृष्णन नाम के भारतीय नागरिक किसी तरह भारत लौट आए। उन्होंने भारत पहुंचने के बाद जो कहानी बताई उसे सुनकर लोग दहल गए। उनके मुताबिक उन्होंने भारत पहुंचने के लिए करीब 55 घंटे तक संघर्ष किया। ये 55 घंटे उन्होंने रेगिस्तान और दूर दराज के इलाकों में भूखे प्यासे गुजारे। उन्होंने बताया कि उन्हें बस ये लग रहा था कि वो किसी भी तरह अपने देश भारत पहुंच जाएं, इसीलिए उन्होंने किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना ये सब किया। उनके मुताबिक उनकी ये संघर्ष की कहानी तब शुरू हुई जब वो चेन्नई से स्पेन के बार्सिलोना शहर जा रहे थे, लेकिन ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद उनका विमान दोहा में फंस गया। उसकी वजह से उनकी मुसीबत आसमान पर पहुंच गई। वो काम के सिलसिले में स्पेन जा रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये यात्रा उन्हें जिंदगी भर याद रहेगी। दोहा में फंसने के बाद उन्होंने भारत लौटने के लिए हाथ पांव मारने शुरू किए, लेकिन आसमान से बरसती मिसाइलों और रॉकेटों की वजह से एक भी विमान उड़ नहीं रहा था। मतलब वो बुरी तरह फंस गए थे। ना वो वहां से स्पेन जा पा रहे थे, न ही भारत लौट पा रहे थे। घर लौटने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। That's when I realized maybe we are not proceeding on course. We seem to be circling around. And then I was digging deeper. It was not just our aircraft, but a bunch of aircraft around the region. It was not just Qatar. वरुण कृष्णन के मुताबिक उनकी तरह कई दूसरे लोग भी दोहा में फंसे हुए थे। सभी के सामने एक ही समस्या थी और ये थी कि वो किसी भी तरह वहां से बाहर निकल जाएं, क्योंकि ईरान की तरफ से कतर पर भी मिसाइल और रॉकेट से हमले किए गए थे और उसकी वजह से वहां मौजूद लोग दहशत में थे। उन्हें यह डर सता रहा था कि कहीं पश्चिम एशिया की जंग में वो शहीद न हो जाएं। ऊपर से कतर की सरकार की तरफ से लोगों को मोबाइल पर मैसेज भेजकर चेतावनी दी गई कि मिसाइल हमले से बचने के लिए लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। और कतर की सरकार की इस चेतावनी से वरुण कृष्णन की मुसीबत साथ में आसमान पर पहुंच गई। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वो दोहा से जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि दोहा से कोई भी विमान उड़ान नहीं भर रहा था। हालांकि इसके बाद भी वरुण कृष्णन ने हिम्मत नहीं हारी। उनके मुताबिक जंग के दौरान खतरा बढ़ने पर उन्होंने और कुछ और लोगों ने किसी तरह कतर से निकलने का फैसला कर लिया। वरुण कृष्णन ने दावा किया कि उन्होंने पहले दोहा से सऊदी अरब के रियाद तक सड़क के रास्ते यात्रा की। इस दौरान उन्हें रियाद जाने के लिए 3-3 गाड़ियां बदलनी पड़ी, क्योंकि कोई भी गाड़ी सीधे रियाद नहीं जा रही थी। इसीलिए उन्होंने रियाद पहुंचने के लिए अलग अलग गाड़ियों में सफ़र किया। वहां पहुंचने के बाद उनकी जान में जान आई, क्योंकि किस्मत से रियाद से कुछ विमान उड़ान भर रहे थे। वहां से वो फ्लाइट लेकर जद्दा पहुंच गए। जद्दा आने के बाद वहां वरुण कृष्णन को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि वहां से उन्हें बेंगलुरु आने के लिए फ्लाइट मिल गई। इसके बाद उन्होंने फिर चेन्नई तक का सफ़र किया। दावा किया गया कि दोहा से भारत तक का सफ़र करने में उन्हें करीब 55 घंटे लग गए। भारत लौटने के बाद वरुण कृष्णन ने जंग के बीच कतर एयरवेज को दोहा में फंसे यात्रियों की मदद करने के लिए उनका आभार जताया।